अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। देखें, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट्स केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, यानी कि एक केमिकल चेंज आता है। अगर इस केमिकल चेंज को हम कंट्रोल ना करें तो हमारी मतलूबा प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो केमिकल चेंज को स्टडी करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए हमें रिएक्शन को एक रिटन फॉर्म के अंदर लाना पड़ेगा ताकि हम उसको आसानी से स्टडी कर सकें। टू स्टडी और कंट्रोल अ केमिकल चेंज इट इज़ नेसेसरी टू रिप्रेजेंट इट करेक्टली। अगर आपने उस केमिकल चेंज को स्टडी करना है या उसको कंट्रोल करना है तो उस चेंज को सही तरीके से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। जब भी चीज़ें रिटन फॉर्म के अंदर आ जाती हैं उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्स ने हमें एक तरीका बताया है जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल को यूज़ करते हैं। कोई कंपाउंड्स आ जाएं तो उनके सही सही फार्मूले लिखते हैं। Chemists have developed a method to represent chemical changes using the symbols of elements or the formulae of compounds. केमिकल चेंजेस के दौरान जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हिस्सा ले रहे हैं हम उनके सही सही फार्मूलाज मेंशन करते हैं, जिससे एक केमिकल इक्वेशन बन जाती है। तो किसी भी केमिकल चेंज को सिंबल्स की शक्ल में या फार्मूलाज की शक्ल में ज़ाहिर करने को केमिकल इक्वेशन का नाम दिया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूले इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स, और वो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करके नई चीज़ बना देती हैं उन नई चीज़ों को कहा जाता है प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंसेस दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो चीज़ें जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रही होती हैं वो कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। And the new substances formed as a result of chemical change are called products। और उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जो नई चीज़ें बनती हैं उनको कहा जाता है प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है? रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट्स को राइट साइड पे लिखा जाता है। एन एरो इज प्लेस्ड बिटवीन देम पॉइंटिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान हम एक एरो लगाते हैं। एरो की टेल रिएक्टेंट्स की तरफ होती है और एरो का हेड प्रोडक्ट्स की तरफ होता है, शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो कि रिएक्शन की हमें डायरेक्शन बता रहा होता है कि रिएक्टेंट्स चेंज होते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें दो रिएक्टेंट्स हैं, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। 4 मोल एल्यूमिनियम के मिलते हैं 3 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ। इसके नतीजे में प्रोडक्ट बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। 2 मोल्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बनेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोडक्ट हो गई और रिएक्टेंट्स हो गए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। रूल्स फॉर राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को लिखने के चंद एक असूल हैं। ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये पेपर में आ सकता है। इसमें से पहला रूल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस हमें क्या बताता है कि जितना मैस रिएक्टेंट्स का है उतना ही मैस प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के हैं उतने ही एटम्स प्रोडक्ट्स के होने चाहिए। रिएक्शन के दौरान ना ही कोई एटम नया बनता है, ना ही पहले से मौजूद एटम्स तबाह होते हैं। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। उस केमिकल इक्वेशन को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो करना चाहिए। दिस मीन्स नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। उस केमिकल चेंज के दौरान ना ही कोई एटम नया बनना चाहिए, ना ही पहले से मौजूद एटम्स ख़त्म होने चाहिए। द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स मस्ट रिमेन द सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। एटम्स की तादाद और एटम्स की टाइप दोनों साइडों पे सेम होनी चाहिए। ऊपर इक्वेशन में अगर आप देखें तो रिएक्टेंट्स में भी 4 एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट्स में भी 4 एल्यूमिनियम है। रिएक्टेंट्स में 6 ऑक्सीजन है तो प्रोडक्ट्स के अंदर भी 6 ऑक्सीजन हैं। ये तो हो गई तादाद की बात। और अगर टाइप्स की बात करें तो रिएक्टेंट्स में भी एल्यूमिनियम है और प्रोडक्ट्स में भी एल्यूमिनियम है। ये नहीं हुआ कि रिएक्टेंट्स में एल्यूमिनियम चेंज होकर प्रोडक्ट्स के अंदर वो आयरन में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे नहीं होता। तादाद और टाइप ये सेम रहती है केमिकल इक्वेशन के अंदर। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस होना चाहिए। एटम्स की तादाद और टाइप्स दोनों साइड पे सेम होनी चाहिए। अगर सेम होगी तो वो इक्वेशन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी।
The formulas of elements and compounds must be written correctly to ensure accuracy in the chemical equation. आपकी केमिकल इक्वेशन तभी सही मानी जाएगी अगर आप एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के सिंबल बिल्कुल सही सही लिखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3 होता है, आप उसको Al2O5 नहीं कर सकते। तो एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के सिंबल आपने सही सही लिखने हैं। तीसरा रूल है मोल रेशो। The equation must show the correct mole ratio among the reactants and products and also between them. reactants के दरमियान भी मोल रेशो सही होनी चाहिए और प्रोडक्ट्स के दरमियान भी। जैसे इस रिएक्शन में reactants के दरमियान मोल रेशो 4:3 ही है और प्रोडक्ट्स में 2 मोल्स बन रहे हैं। टोटल 7 मोल्स रिएक्टेंट्स के मिलकर 2 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स के दरमियान भी आपने मोल रेशो का ख्याल रखना है और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान भी मोल रेशो का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट रूल है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अ केमिकल इक्वेशन मस्ट पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस। वही बात एरो वाली, केमिकल इक्वेशन के अंदर केमिकल चेंज की डायरेक्शन लाजमी मेंशन होनी चाहिए, पता चले ये रिएक्टेंट्स हैं और ये चेंज होते जा रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अगला पॉइंट है फिजिकल स्टेट्स। जो भी आप रिएक्टेंट्स लेते हैं उनकी स्टेट मेंशन करनी है। अगर कोई रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसके सब स्क्रिप्ट में छोटा सा एस लिख देंगे। अगर कोई रिएक्टेंट लिक्विड है तो उसके सब स्क्रिप्ट में एल लिखा जाता है। अगर कोई रिएक्टेंट गैस है तो उसके सब स्क्रिप्ट में स्मॉल जी लिखा जाता है। और अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड अगर वाटर के अंदर हल किया गया है तो उसके नीचे हम AQ लिखेंगे। AQ मीन एक्वस। The physical states of reactants and products must be indicated using subscripts. For solid S, liquids L, gas G and aqueous AQ represents solvated ion. जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस को वाटर सराउंड कर लेते हैं। उन सराउंड किए हुए आयंस को सॉल्वेटेड आयंस का नाम दिया जाता है। अच्छा, वो 5 रूल्स कंप्लीट हो गए। आगे है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। A chemical equation can only be written after verifying the following. केमिकल इक्वेशन कुछ बातों की तस्दीक करने के बाद लिखी जाती है। वो बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है द नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की नेचर कैसी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है। दिस वेरिफिकेशन इंश्योर्स दैट, ये तस्दीक हमें यकीन दिला देती है दैट ऑल इंफॉर्मेशन इज़ एक्यूरेट, कि तमाम की तमाम मालूमात बिल्कुल सही हैं बिफोर फॉर्मिंग अ बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने से पहले चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि क्या वाकई ऐसा है, उसके बाद लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट्स हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले इनका रिएक्शन करवाया गया। रिएक्शन के नतीजे में बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अगर ऐसे ही बिना वेरीफाई किए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो हो सकता है आप जिंक सल्फेट की जगह पे जिंक ऑक्साइड बना दें, वो तो रिएक्शन में बनता ही नहीं है। इसलिए पहले चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उनको रिटन फॉर्म में लाया जाता है। अब रिएक्टेंट्स की हम नेचर देख लेते हैं। जिंक हमेशा सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए इसके सबस्क्रिप्ट में एस आएगा। सल्फ्यूरिक एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया गया होता है तो इसके साथ एक्वस आएगा। जिंक सल्फेट ये सॉलिड फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन ये गैस होती है, इसके सबस्क्रिप्ट में जी आ जाएगा। According to this equation, 1 mole of zinc reacts with 1 mole of sulfuric acid to produce 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of hydrogen gas. इस इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल जिंक ने रिएक्ट किया 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसके नतीजे में 1 मोल जिंक सल्फेट का बना और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बना। ये इक्वेशन हमें मोल रेशो बता रही है। रिएक्टेंट्स के दरमियान भी मोल रेशो 1:1 की है और प्रोडक्ट्स के दरमियान भी मोल रेशो 1:1 की है। रिएक्टेंट्स में भी 2 मोल हैं और प्रोडक्ट्स में भी 2 मोल बन रहे हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबल रिएक्शंस। आमतौर पर रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट बना देते हैं। अगर प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बना देंगी तो ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस का नाम दिया जाता है। Those reactions in which reactants react to give products and then products react to give reactants back are called reversible reactions. रिएक्टेंट्स ने तो मिलकर प्रोडक्ट्स बना दी लेकिन प्रोडक्ट्स ने रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट्स बना दिए, ये रिएक्शन कहलाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन। These are indicated by this sign.
रिवर्सिबल रिएक्शंस को इस तरह के एरोज से रिप्रेजेंट किया जाता है जो आपको ब्रैकेट के अंदर नज़र आ रहे हैं। एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं और दूसरा नीचे वाला एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के अंदर चेंज हो रहे हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो ये अमोनिया बनाते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा और प्रेशर कम हो तो अमोनिया टूट के वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस में आल्सो भी शोन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर आयंस इन्वॉल्व हों उनको भी हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड आर आयनिक कंपाउंड्स। ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं एंड आर सॉल्युबल इन वाटर, और आयनिक कंपाउंड्स अच्छी तरह पानी के अंदर हल हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म्ड एज अ प्रेसिपिटेट। जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। इसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ये सिल्वर नाइट्रेट है जिसने रिएक्ट किया है सोडियम क्लोराइड के साथ, जिसके नतीजे में सिल्वर क्लोराइड बना है। इसके साथ साथ सोडियम आइंस और नाइट्रेट आइंस बने हैं। ये दोनों आपस में क्यों नहीं कंबाइन हुए? क्योंकि सोडियम नाइट्रेट पानी के अंदर अच्छी तरह हल पजीर है। हल होने के बाद भी तो टूटना ही है ना, इसलिए ये कंबाइन ही नहीं होते सोडियम आइन और नाइट्रेट आइन। यही हमारा आज का टॉपिक था और ये इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स आप खुद लिखने की ट्राई कीजिएगा, ना मिले तो बता दीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। डिफाइन अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। आपसे केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन पूछी जाएगी और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें माइंड में रखने चाहिए केमिकल इक्वेशन को लिखते हुए। ये वही 5 रूल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।